गाइज वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। गाइज फिर से आपका अपने इस परिवार में स्वागत है। गाइज आज की वीडियो में बात करने वाले हैं यूपी SSC एनएम 5272 भर्ती क्लास जो चल रही है अपनी, और ये क्लास 2000 रुपये वाली क्लास फ्री में है। अगर आप 2000 रुपये फीस देकर किसी भी टीचर से आप पढ़ेंगे तो 2000 से ज़्यादा, ये मिनिमम मैं बता रहा हूँ, ठीक है, 2000 से ज़्यादा फ़ी ले लेंगे तब आपको इस प्रकार की क्लास भी नहीं दे पाएंगे, ऐसे क्लास नहीं दे पाएंगे। ठीक है, जैसे हम आपको टॉपिक वाइज आपके सिलेबस के अनुसार लेके चल रहे हैं, और हम इसमें क्या पढ़ रहे हैं, थियरी पढ़ रहे हैं प्लस MCQ पढ़ रहे हैं प्लस प्रीवियस ईयर पेपर। भारत के किसी भी राज्य में इसके पहले जो एनएम के पेपर में बने थे प्रश्न, उनको साथ में लेके चल रहे हैं। तो ये सारा सब कुछ हम लेके चल रहे हैं और पूरी कोशिश कर रहे हैं कि आपको बेस्ट से बेस्ट कंटेंट दें। ठीक है, तो टॉपिक चल रहा है स्वास्थ्य कार्यकर्ता के कार्य एवं दायित्व। ऑलरेडी इसका पार्ट 1 अपलोड हो चुका है, ये पार्ट 2 है, और इसके हमें लग रहा है इस दोनों, ठीक है, दोनों टॉपिक से लगभग 4 या 5 पार्ट बन जाएंगे। ठीक है, 4-5 पार्ट बन जाएंगे, आप अच्छे से पढ़ेंगे। और इस बार ज़्यादा MC जो आपके पेपर में प्रश्न बनने वाले हैं, लास्ट टाइम तो 3 से 4 प्रश्न बने थे। ठीक है, 3 से 4 प्रश्न बने थे, लेकिन इस बार हमें लग रहा है कि 7 से 8 प्रश्न और ज़्यादा ही बन सकते हैं। ठीक है, क्योंकि ये जो स्वास्थ्य कार्यकर्ता के कार्य एवं दायित्व या फिर एनएम के कार्य एवं दायित्व, ये सभी आपके हर एक चैप्टर में है। ठीक है, हर एक चैप्टर में है। कट जाने पे वहाँ पे एनएम का क्या रोल होगा, सदमा लग जाने पे एनएम का रोल क्या होगा, या फिर डिलीवरी के टाइम एनएम की क्या भूमिका रहेगी। तो हर एक चैप्टर में आपका ये रोल ही रोल है। पूरे किताब में आपके पूरे जो विषय के बुक हैं, हर एक बुक के हर एक विषय के हर एक चैप्टर में एनएम का रोल है। ठीक है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ सबसे ज़्यादा MCQ और एग्ज़ाम में आपके सबसे ज़्यादा प्रश्न हो सकता है इस बार इसी टॉपिक से बने। लास्ट टाइम इन्होंने कम पूछा था, ठीक है, इस टाइम ज़्यादा पूछने की संभावना है। और इस चीज़ को कोई पढ़ाता नहीं है। मिडवाइफरी आपको पढ़ा देंगे, ठीक है, और जो एनाटॉमी है वो पढ़ा देंगे, और आपको हर मतलब सारी चीज़ पढ़ा देंगे, लेकिन इस चीज़ पे ज़्यादा फोकस नहीं करते हैं कि एनएम की क्या भूमिका है, एनएम की क्या। और सोशल मीडिया, किसी भी टीचर की मैं बात कर रहा हूँ, हर एक टीचर की बात कर रहा हूँ, आप उठा के देख लीजिए, मिडवाइफरी भर भर के पढ़ाए होंगे। मिडवाइफरी सबसे ज़्यादा रटाते हैं आपको, मिडवाइफरी रटाते हैं, और उसके बाद ये एनाटॉमी रटाते हैं, कम्युनिकेबल डिजीज़ के बारे में बताते हैं, ये सारा कुछ रटाते हैं, लेकिन ये चीज़ कम ही पढ़ाया जाता है। आप एक भी चीज़ ऐसा नहीं छोड़ेंगे जो आपके प्रश्न, जो आपको एग्ज़ाम में प्रश्न ना बनने दे। ठीक है, हर एक चीज़ को कवर कर लें, ताकि आप हर एक चीज़ को कवर कर लें, हर एक चीज़ को पढ़ लें, ताकि आप जब भी परीक्षा में बैठेंगे, इससे बाहर प्रश्न आए तो इससे बाहर प्रश्न, अगर इससे प्रश्न आता है, ठीक है, इससे प्रश्न आता है तो बना ले। अब इससे बाहर आएगा तो भैया कोई नहीं बना पाएगा। जो इन्होंने स्वास्थ्य कार्यकर्ता के कार्य एवं दायित्व दिया है, अब ये प्रश्न ही नहीं पूछेंगे आपकी परीक्षा के पेपर में तो आप बना कहाँ से पाओगे। लेकिन दिया है सिलेबस में तो पूछेगा 100%। और कितना पूछेगा भैया, मिनिमम मान के चलो 6 से 7 या 8 भी मान सकते हो मैक्सिमम, और मिनिमम 6 नंबर तक जरूर इस दोनों टॉपिक से प्रश्न बनने वाले हैं। क्लियर, लास्ट टाइम 3 से 4 प्रश्न बने थे, लेकिन इस टाइम 6-7 प्रश्न आराम से बनने वाले हैं आपके पेपर में। ठीक है, कुछ लोगों का सवाल आ रहा था सर पीडीएफ, तो पीडीएफ मैं बता दिया हूँ, पीडीएफ के लिए फ़ी देना पड़ता है। क्या करना है, ग्रुप एक है यूपी SSC एनएम के नाम से, पहले वो अपकमिंग यूपी SSC एनएम का नाम था। ठीक है, वो ग्रुप बनाया गया था सिर्फ आपकी भर्ती 5272 निकलवाने को लेकर, भर्ती निकलवा दिया गया। और ये चीज़ मैं बहुत पहले से बता रखा था भैया, 15 अगस्त का एक वीडियो होगा। ठीक है, 15 अगस्त का एक वीडियो होगा, बोर्ड पे मैं आया था, वहीं पे ही घोषणा कर दिया था कि आपकी भर्ती 10 अक्टूबर को आने वाली है, आप जाके देख लेना। और 10 अक्टूबर को आ जाता, 10 अक्टूबर को आ जाता, कंफर्म आ जाता। दशहरा की छुट्टी थी, पूरा संडे पड़ गया, तो 11, 12, 13 को निकाल दीजिए, 14 को भर्ती आई है। ठीक है, और उसमें मैं भी ये भी बताया था कि भैया 10 से 14 हो सकता है, 10 से 15 हो सकता है। तो ये आप मत बोला कि 10 अक्टूबर, आप बोले थे 10 अक्टूबर को नहीं आई।
15 अगस्त को ही बोल दिया था। और इसके पहले मैंने जून के महीने में बोला था कि भर्ती 2 महीने नहीं आएगी, पूरा जून नहीं आएगा, पूरा जुलाई नहीं आएगा, पूरा अगस्त नहीं आएगा, पूरा सितंबर नहीं आएगा। जब जब बोला नहीं आएगा, ठीक है, हर बार यूट्यूब पे लोग गुमराह करते थे और गुमराह कर भी रहे हैं आप लोगों को। मैं उन सब चीज़ों को लेकर बोलता था तो मुझे बताया जा रहा था जितने तेरे सब्सक्राइबर हैं, ठीक है, जितने तुम्हारे सब्सक्राइबर हैं उससे ज़्यादा मैंने सिलेक्शन दिया है। पता है जब ये 5272 का नोटिफिकेशन यूपी ट्रिपल एससी से आया था, ठीक है, यूपी ट्रिपल एससी से ये आया था, मैंने वहीं पे ही बता दिया था कि ये रियल है, भर्ती आपकी आएगी तो 5272 ही आएगा, ठीक है। तो वहाँ पे मेरे अगेंस्ट कई लोगों ने वीडियो बनाया। अरे भाई देखिए, कुछ लोग बताए थे कि ये फेक है, ये जो 5272 भर्ती यूपी ट्रिपल एससी का नोटिफिकेशन आया था। कुछ यूट्यूबर आप जान ही रहे हो, मैंने वीडियो भी बनाया था, बाद में मुझे रियलाइज़ हुआ कि किसी टीचर की बुराई नहीं करनी चाहिए, फिर उस वीडियो को मैंने प्राइवेट कर दिया। तो वहाँ पे कुछ लोगों ने कमेंट किया आके कि जितने तुम्हारे सब्सक्राइबर है उससे ज़्यादा उन्होंने सिलेक्शन दिया है, ये किया है, वो किया है, ठीक है, भर्ती 5272 नहीं 10,000 आएगी। और इस चीज़ को मैं भैया फरवरी में ही बोल दिया था, फरवरी में ही बोल दिया था कि भर्ती 5,000 से ज़्यादा नहीं आएगी, 5,000 से कम हो सकती है लेकिन 5,000 से ज़्यादा नहीं आएगी। 5,000 की जगह 4800 4700 या फिर 5,000 के जगह 5200 5300 हो सकती है, लेकिन आपकी 10,000 भर्ती नहीं आएगी, ये लिख के ले लो, फुल गारंटी के साथ कहा था। वो चीज़ें सच हुई, 5272 भर्ती आई हुई है। और जो चीज़ मैं बोल रहा हूँ वो चीज़ें देखिए ऐसे हवा में नहीं बोलते हैं, कहीं ना कहीं से कुछ चीज़ें लिंक होती हैं, कनेक्ट होती हैं, उस चीज़ को देखिए एनालाइज किया जाता है तब बताया जाता है। भैया पीडीएफ आप ले लिया करिए, कुछ फी देना होता है, ग्रुप आप ज्वाइन करेंगे, ग्रुप में ज्वाइन करने के बाद आपको देखना है ग्रुप एडमिन हम ही रहेंगे, मेरा नंबर निकालना है या फिर मेरे पे डायरेक्ट मैसेज करना है कि मुझे पीडीएफ चाहिए, बताइए क्या प्रोसेस है। आपको नॉर्मली फ़ी देना पड़ेगा, फ़ी इसलिए लिया जा रहा है जो कंटेंट तैयार करते हैं, ठीक है, एक्सपर्ट लोग हैं, कोई एम्स में जॉब कर रहा है तो कहीं कहाँ जॉब कर रहा है, उन्हीं के माध्यम से चीज़ें कंटेंट को तैयार किया जा रहा है। खुद मेरे के बस की बात नहीं है इतना सारा कंटेंट हम बना पाएँ। उनको हम टॉपिक बताते हैं, उनको ये चीज़ बताते हैं, फिर वो कंटेंट को अच्छे तरीके से तैयार करके प्रोवाइड करते हैं, फिर हम उसको पीडीएफ में कन्वर्ट करते हैं, पीडीएफ बनाते हैं, पीडीएफ बनाने के बाद वीडियो बनाते हैं, वीडियो बनाने के बाद यूट्यूब पे आपको डालते हैं कि भैया आप क्लास ले लो। अब ये क्लास कब बंद हो जाए इसकी कोई गारंटी नहीं है, ठीक है। हाँ, जो लोग फ़ी दे के भैया पीडीएफ पढ़ रहे हैं उनको पीडीएफ कंटिन्यू मिलता रहेगा, उनको हो सकता है अलग से क्लास भी मिलता रहेगा, ठीक है। तो आप लोग नॉर्मली सी फ़ी से दे के आप पीडीएफ को ले सकते हैं। हर एक पीडीएफ हर एक वीडियो से 3 से 4 नंबर पक्के रहते हैं। कि आपके सिलेबस में जो सिलेबस में जो टॉपिक दे रखे हैं, हम यहाँ पे हैं, कहाँ पे अभी पहुँच रहे हैं, यहाँ पे 5 और 6 नंबर पे पहुँच रहे हैं। स्वास्थ्य कार्यकर्ता के कार्य एवं दायित्व और एनएम के लिए आचार संहिता, ठीक है। साथ ही में कुछ आपकी ये भी कवर हो रहे हैं बट पूरा नहीं हो रहा है, इसका सेपरेट टॉपिक जब चलेगा एक ही वीडियो में हम इसको ख़त्म कर देंगे, ज़्यादा लंबा ये है नहीं। समुदाय में लोगों की सलाह देने में स्वास्थ्य कार्यकर्ता की भूमिका, काउंसलिंग आप पढ़े होंगे, ठीक है, तो वो ये काउंसलिंग वाला चीज़ है। एक वीडियो में इसका निपटारा हो जाएगा, उसके बाद यहाँ से आपका हेल्थ प्रमोशन का स्टार्ट हो जाएगा। 8 नंबर से हेल्थ प्रमोशन के चैप्टर, हेल्थ प्रमोशन विषय के सारे चैप्टर हैं, ठीक है। तो 8 नंबर से हेल्थ प्रमोशन स्टार्ट होगा, ठीक है, वहाँ से पोषण वाले में, ठीक है, पोषण वाले में देखने के बाद जो भी चीज़ें हैं हम आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। लेकिन अभी आपका ये दोनों चल रहा है, इसके ज़्यादा पार्ट आ सकते हैं, ठीक है। और इसके पहले जो 1 से लेकर 4 तक है इसको अच्छे से हमने कवर कर लिया है, 1 2 3 4 चीज़ें हमने अच्छे से कवर कर लिया है, 5 और 6 चल रहा है आपका। ये जो हम लास्ट वीडियो में हम कहाँ तक पढ़े थे भैया, यहाँ तक पढ़े थे राष्ट्रीय टीबी नियंत्रण कार्यक्रम में स्वास्थ्य कार्यकर्ता की भूमिका, ये पढ़ चुके थे। उसके बाद हम लोगों ने ये भी पढ़ा था, ठीक है, ये भी कवर कर चुके थे, अंधता रोकथाम में स्वास्थ्य कार्यकर्ता की भूमिका, इस चीज़ को भी कवर कर चुके थे। और इसके एक प्रश्न भी हम बना चुके थे, ये वाला प्रश्न भी बन चुका था। अब प्रश्न नंबर 2 हम आज की वीडियो में बनाएंगे, आपको बताना है। प्रश्न नंबर 2, पहले प्रश्न को अच्छे से पढ़ें, ठीक है। प्रश्न क्या है, प्रश्न पूछा है स्वास्थ्य कार्यकर्ता के लिए टीबी क्षय रोग के नियंत्रण में प्राथमिक रणनीति क्या होनी चाहिए ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके
कि टीबी के संक्रमण का प्रसार प्रभावी रूप से रोका जा सके और समुदाय में जागरूकता बढ़ाई जा सके। ऑप्शन ए, देखिए प्रश्न को आप लिख लिया करें कॉपी में, ठीक है, और कॉपी पेन लेके बैठा करें, प्रॉपर तरीके से नोट्स बनाते जाएं, क्योंकि भैया ऐसे थियरी आपको मिलेगी नहीं, ना तो किताबों में मिलेगी। किसी भी प्रकार का पब्लिकेशन उठा लीजिए, बहुत मेहनत लगता है भैया, छाट छाट के 4-5 किताबों को देखा जाता है, फिर उसमें से देखा जाता है कि इस किताब में क्या चीज़ है, इस किताब में क्या नहीं है, तो हम उस चीज़ को कवर कर लें ताकि आपका प्रश्न न छूटे। और ये प्रश्न कोई करवाया होगा, इतना बड़ा ऑप्शंस, इतना बड़ा प्रश्न, तो आप मुझे बताइएगा कमेंट करके कि नहीं सर, ये टीचर ने इतना बड़ा प्रश्न करवाया है, इतना बड़ा ऑप्शन के साथ, ठीक है। बताइए, एक पेज में पूरा ऑप्शन ही ऑप्शन है, ठीक है, एक पेज में पूरा ऑप्शन ही ऑप्शन है, प्रश्न की बात ही छोड़ दीजिए। तो प्रश्न नंबर का ऑप्शन ए बता रहा है कि स्वास्थ्य कार्यकर्ता को टीबी से पीड़ित प्रत्येक रोगी की नियमित निगरानी करनी चाहिए, जिसमें उनके परिवार के सदस्यों को शामिल किया जा सके, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि रोगी दवाइयों का नियमित सेवन कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त स्वास्थ्य कार्यकर्ता को स्थानीय स्तर पर टीबी के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए शिक्षात्मक सत्र आयोजित करना चाहिए और प्रत्येक संभावित रोगी का टीबी परीक्षण करवाना चाहिए, ताकि सही समय पर उपचार हो सके। तो बात तो बहुत बढ़िया बोला है ऑप्शन नंबर ए में, लेकिन हमको और भी ऑप्शन तो पढ़ना है। प्रश्न को आप लिख लिया करें, ठीक है, बेहतर रहेगा आपके लिए। आप ऑप्शन नंबर बी देखिए क्या बोल रहा है। ऑप्शन नंबर बी बोला है कि स्वास्थ्य कार्यकर्ता को केवल टीबी, केवल वर्ड जब भी आता है हमने बोला कि सेंटेंस को गलत कर देता है। भैया टीबी के अलावा और भी रोगियों की उपचार की निगरानी करनी होती है ना, और भी तो होती है ना, कि केवल टीबी की ही रोगी और बाकी रोगी ऐसे मरते रहें, उनका इलाज ही नहीं होगा, उनका उपचार ही नहीं होगा। तो ये ऑप्शन तो आप ऐसे ही काट देंगे, ठीक है। दूसरे सी वाले ऑप्शन आपको देखना है। सी वाले ऑप्शन में क्या बताया जा रहा है, स्वास्थ्य कार्यकर्ता, ठीक है, सी वाले ऑप्शन में बताया जा रहा है स्वास्थ्य कार्यकर्ता को टीबी के इलाज के प्रबंध में सीधे भूमिका निभाना चाहिए और सुनिश्चित करना चाहिए कि सभी संभावित रोगों से संक्रमण फैलने की संभावना को सीमित किया जा सके, जबकि संक्रमित रोगों को स्वास्थ्य लोगों के संपर्क से दूर रखना। इसके अलावा उन्हें बच्चों के लिए बीसीजी टीकाकरण अभियान चलाना चाहिए और संभावित संक्रमण के संपर्कों का निगरानी करना चाहिए। अच्छा, ये भी ऑप्शन ठीक है, लेकिन हमको ऑप्शन नंबर डी भी तो पढ़ना है अभी। ऑप्शन नंबर डी भी पढ़ना है, और ऑप्शन नंबर डी में क्या देखना है, ऑप्शन नंबर डी में देखना क्या है भैया। ऑप्शन नंबर डी आप देखिए, ऑप्शन नंबर डी बोला जा रहा है कि स्वास्थ्यकर्ता को केवल, केवल वर्ड आ गया, ये केवल काट देंगे आप, और किसमें केवल है, ये केवल दो, अब सी बच रहा है और ए बच रहा है। सी और ए को बढ़िया से पढ़ें, आपका ए वाला करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ए में बहुत अच्छी बात बोली गई है और सारा कुछ इसमें कवर होता है, ए आपका करेक्ट हो जाएगा। ये व्याख्या दिया है, आप पढ़ सकते हो व्याख्या। शायद ये प्रश्न हमने करवा दिया था, ठीक है, दोबारा करवा दिया, कोई बात नहीं है। दोबारा आपको देखना है, प्रश्न दिया है और ऑप्शन दिया है, प्रश्न आप लिख सकते हैं। प्रश्न क्या है, अंधता की रोकथाम के लिए बच्चों और उनके परिवार के लिए स्वास्थ्य कार्यकर्ता द्वारा अपनाई जाने वाली प्रमुख रणनीति क्या होनी चाहिए, जो बच्चे के बीच दृष्टि से, ठीक है, बच्चे के बीच दृष्टि से संबंधित समस्याओं के जोखिम को कम करने में मदद कर सके। बताइए। ऑप्शन नंबर ए है, स्वास्थ्य कार्यकर्ता को बच्चों को उचित स्वच्छता बनाए रखने की सलाह देनी चाहिए, जैसे कि साफ कपड़े पहनना, व्यक्तिगत वस्तुओं को साझा न करना, ताकि वायरस और संक्रमण का जोखिम कम हो सके। इसके साथ ही उन्हें बच्चों के लिए विटामिन ए के सेवन को बढ़ावा देना चाहिए और परिवार के सभी सदस्यों को भी इसके महत्व के बारे में शिक्षित करना चाहिए। बहुत अच्छी बात है, ठीक है, लेकिन हम बी पढ़ेंगे। बी ऑप्शन में क्या है, स्वास्थ्य कार्यकर्ता को केवल वर्ड बोल दिया गया है, उन बच्चों के साथ काम करना चाहिए जिनमें दृष्टि समस्याओं के लक्षण से पहले ही दिखाई दे रहे हैं। उन्हें तत्काल चिकित्सा उपचार के लिए आंखें विशेषज्ञ के पास भेजना चाहिए। आंखें विशेषज्ञ, पहले ये तो गलत हो जाएगा, ठीक है, बी वैसे ही गलत हो गया क्योंकि केवल वर्ड आ गया है। ऑप्शन नंबर सी पढ़ना है, स्वास्थ्य कार्यकर्ता को अंधता की रोकथाम के लिए बच्चों की आंखों को नियमित जांच के लिए कार्यक्रम आयोजित करना चाहिए और सुनिश्चित करना चाहिए कि विटामिन ए की खुराक समय पर दी जा रही है। इसके अलावा उन्हें इस बात पर जोर देना चाहिए कि परिवार के सभी सदस्य बच्चों के दृष्टि स्वास्थ्य के प्रति जिम्मेदारी लें और घर पर
प्रयुक्त वस्त्रों तथा घरेलू सामग्रियों की स्वच्छता बनाए रखें। ये भी बात सही है, लेकिन हम अभी निर्णय नहीं ले सकते क्योंकि अभी डी ऑप्शन बचा हुआ है। डी ऑप्शन से बोला जा रहा है कि स्वास्थ्य कार्यकर्ता को केवल बच्चों को विटामिन ए युक्त आहार देना चाहिए। केवल यहाँ भी आ गया है, तो ये भी आप कैंसिल आउट कर सकते हैं। आपको ए और सी में डिफरेंस बताना है। बताइए ए और सी कौन सा सही होगा। देखिए 2 ऑप्शन हमने काट दिया है, अब ए और सी आप बताएं कौन सा सही होगा। पहले प्रश्न एक बार और पढ़ लीजिए। प्रश्न क्या बोला है? अंधता की रोकथाम के लिए बच्चों और उनके परिवार के लिए स्वास्थ्य कार्यकर्ता द्वारा अपनाई जाने वाली प्रमुख रणनीति क्या होनी चाहिए? प्रमुख रणनीति क्या होनी चाहिए जो बच्चों के बीच दृष्टि से संबंधित समस्याओं के जोखिम को करने में मदद कर सके? तो ऑप्शंस पढ़िए, ये ऑप्शंस पढ़िए, ठीक है। स्वास्थ्य कार्यकर्ता को बच्चों को उचित स्वच्छता बनाए रखने की सलाह देनी चाहिए, ठीक है। भैया बच्चा है, ठीक है, आप सलाह तो दे रहे हैं, ठीक है, चलिए बढ़िया है, लेकिन बच्चा को कितना सलाह देंगे? ठीक है, अच्छी बात है, सलाह दे रहे हैं। अगर हम छोटा सा बच्चा 5 साल का है, ठीक है, उसको बताएंगे भैया स्वच्छ रहा करो, ये काम किया करो, तो उसमें कितनी समझ रहेगी, ठीक है। तो ये बराबर स्वच्छता नहीं बना सकता है वो, ठीक है। बराबर स्वच्छता अपने से नहीं बना सकता है। और सलाह देनी चाहिए, जैसे कि अब देखिए बच्चे को उचित सलाह ना देकर हम यही गार्जियन, बच्चे का जो गार्जियन है उसके माता पिता हैं उनको सलाह दें कि बच्चे को स्वच्छ रखा करो, ठीक है, उनको स्वच्छ कपड़े पहनाया करो, उनको हर एक चीज़ स्वच्छ किया करो, ठीक है। तो ये बच्चों को ही सलाह नहीं दे सकते, बच्चे को गार्जियन को सलाह देनी चाहिए, ठीक है। जैसे कि साफ कपड़े पहनना और व्यक्तिगत वस्तु को साझा न करना ताकि वायरस और संक्रमण का जोखिम कम हो सके। इसके साथ ही उन्हें बच्चों के लिए विटामिन ए के सेवन को बढ़ावा देना चाहिए और परिवार के सभी सदस्यों को इसके महत्व के बारे में शिक्षित करना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे मैं इस ऑप्शन को क्यों कट कर रहा हूँ, ये ऑप्शन क्यों गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे इन्होंने बोला है स्वास्थ्य कार्यकर्ता को बच्चों को उचित स्वच्छता बनाए रखने की सलाह देनी चाहिए। बच्चे को नहीं, उसके माता पिता, उसके गार्जियन को स्वच्छता के बारे में सलाह देना चाहिए। उसके माता पिता के बोलना चाहिए कि आप अपने बच्चों को स्वच्छ कपड़े पहनाएं, आप अपने बच्चों को नहला धुला के हमेशा अच्छा स्वच्छित बना के रखें, ठीक है। ना कि बच्चे को आप सलाह देंगे, छोटा सा बच्चा यार 4 साल 5 साल का, उसको आप सलाह देंगे तो समझेगा, उसमें कितना कॉमन सेंस होगा या उसमें कितनी समझ होगी, ठीक है। इसलिए ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। अब हम चलते हैं ऑप्शन नंबर सी। बी और डी तो वैसे ही कट कर दिए थे, ऑप्शन सी देखेंगे। ऑप्शन सी पढ़िए। स्वास्थ्य कार्यकर्ता को अंधता की रोकथाम के लिए बच्चों की आंखों को नियमित जांच के लिए कार्यक्रम आयोजित करना चाहिए। जी बिल्कुल, कार्यक्रम आयोजित करना चाहिए और सुनिश्चित करना चाहिए कि विटामिन ए की खुराक समय समय पर दी जा रही है। इसके अलावा उन्हें इस बात पर जोर देना चाहिए कि परिवार के सभी सदस्य बच्चों की दृष्टि, देखिए यहाँ पे परिवार के सभी सदस्य बोल दिया ना, बच्चों के दृष्टि स्वास्थ्य के प्रति जिम्मेदारी लें, ठीक है। चाहे उनके अंकल हों, चाहे उनके बड़े पापा हों, चाहे उनके माता पिता हैं, परिवार के सभी सदस्य को जिम्मेदारी लेना पड़ेगा। चाहे उनकी बुआ हो, चाहे जो अगर उनकी देख रेख कर रहे हैं, सबको बताना पड़ेगा कि बच्चे की दृष्टि स्वास्थ्य के प्रति सभी लोग जिम्मेदारी लें और घर पर प्रयुक्त वस्त्रों तथा घरेलू सामग्रियों की स्वच्छता बनाए रखें। तो ये ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही हो जाएगा। क्लियर। व्याख्या भी देख सकते हैं, व्याख्या विकल्प सी सही है, आप व्याख्या को पढ़ लें। हम नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए प्रश्न नंबर सेकंड अब हो गया आपका। प्रश्न नंबर सेकंड हो गया ना। अब हम अगला टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। कुष्ठ निवारण में स्वास्थ्य कार्यकर्ता की भूमिका क्या होती है? अब बताइए। देखिए कुष्ठ निवारण में, कुष्ठ रोग एक पुरानी संक्रामक बीमारी है जो माइकोबैक्टीरियम लेप्राई बैक्टीरिया के कारण होती है और मुख्य रूप से त्वचा, नसों, आँखों और श्वसन तंत्र को प्रभावित करती है। इसका समय पर इलाज करने से रोगी को पूर्ण रूप से ठीक किया जा सकता है। राष्ट्रीय कुष्ठ निवारण कार्यक्रम के तहत स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण होती है, जिनके कार्य निम्नलिखित हैं। अच्छा, इनके कार्य निम्नलिखित हैं।
पहला कार्य क्या है, समुदाय में कुष्ठ रोगियों की पहचान करना। ठीक है, सबसे पहले कुष्ठ रोगियों की पहचान करना ये स्वास्थ्य कार्यकर्ता का पहला कार्य है। ठीक है, कुष्ठ रोगियों की पहचान करना। ठीक है, स्वास्थ्य कार्यकर्ता समुदाय में जाकर कुष्ठ रोगों के लक्षणों को पहचान करने का प्रयास करते हैं, जैसे कि त्वचा पर संवेदना शून्य धब्बे, नसों की सूजन, घाव जो उपचार के बाद ठीक हो नहीं रहे हैं। ठीक है, उसके बाद प्राथमिक स्तर पर रोग की पहचान, प्रारंभिक उपचार शुरू किया जा सकता है जिससे रोग के प्रसार को रोका जा सकता है। तो ये तो पहला काम हो गया। ठीक है, कुष्ठ रोगियों के लिए पहचान करना। दूसरा, कुष्ठ रोगियों को चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराना। पहचाने गए रोगियों को अब जो पहचान लिया है भैया कि ये फलाने हैं, ये ढमकाने हैं, दोनों लोगों को कुष्ठ रोग का लक्षण देख लिए हैं, तो क्या करेंगे, अब इनको हम पहचान लिए तो इनको भेजेंगे। ठीक है, पहचाने गए रोगियों को उपचार के लिए पास के स्वास्थ्य केंद्रों या अस्पतालों में ले जाना और उनकी चिकित्सा सुविधा सुनिश्चित करना। बोलेंगे कि भैया आप चलो यहाँ पे स्वास्थ्य केंद्र पे या फिर इस अस्पताल में अपनी अच्छी सी इलाज करवा लो। ठीक है, तीसरा पॉइंट क्या होगा, इलाज लेने वाले रोगियों की अनुवर्ती देखभाल। अब इलाज लेने वाले रोगियों की अनुवर्ती देखभाल, ये नहीं कि पहचान कर उनको हॉस्पिटल दिखा दिया, हॉस्पिटल ले जाके सारा चीज़ कर दिया फिर छोड़ दिया। अब वो दवा खा रहा है, अपना सही से इलाज करवा रहा है, दवा ख़त्म होने पे दोबारा ले जा रहा है कि नहीं, क्या इसकी कोई जिम्मेदारी आपको नहीं है। ये ऐसा नहीं सोचना है, नहीं, उसके बाद आपको अनुवर्ती देखभाल भी करना होता है। ठीक है, अनुवर्ती देखभाल, रोगी के इलाज की नियमित निगरानी, लगातार निगरानी करना ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि वह निर्धारित समय पर दवाइयाँ ले रहा है। दवाइयों के कोर्स के दौरान किसी भी दुष्प्रभाव या जटिलताओं का प्रबंध करना, जैसे वो दवाई लेते टाइम कभी कभी होता है ना कि ये दवाई सूट नहीं की, रिएक्ट हो जाता है बॉडी में। ठीक है, तो वो सारा कुछ निगरानी करना होता है स्वास्थ्य कार्यकर्ता को। चौथे पॉइंट में रोगी के खाने पीने के बर्तन को अलग रखना। ठीक है, रोगी यह सुनिश्चित करना कि कुष्ठ रोगियों के उपयोग के बर्तन और वस्त्र अलग से रखे जाएं ताकि बीमारी का फैलाव ना हो। हालांकि कुष्ठ का संचरण मुख्य रूप से लंबे समय तक और नज़दीकी संपर्क के माध्यम से होता है, न कि रोज़मर्रा के सामानों के संपर्क से। ठीक है, और पाँचवें पॉइंट में क्या है भैया, संक्रामक रोगियों के साथ व्यक्तियों के साथ संपर्क को रोकना। ऐसे रोगियों को निर्देश देना जो संक्रमण फैला सकते हैं कि वे स्वस्थ लोगों के संपर्क से बचें। क्लियर, यह विशेष रूप से तब महत्वपूर्ण होता है जब रोगियों में सक्रिय घाव या त्वचा में खुला संक्रमण हो। अब देखिए, बच्चों के साथ संपर्क को रोकना। अब यह सुनिश्चित करना कि बच्चे ऐसे रोगियों के संपर्क में ना आए जिनका इलाज चल रहा हो, क्योंकि बच्चे संक्रमण के प्रति अधिक संवेदनशील हो सकते हैं। सातवें पॉइंट में क्या है, सातवें पॉइंट में परिवार को नियमित इलाज के लिए शिक्षित करना। ये तो हर एक ये पॉइंट कॉमन है। ठीक है, हर एक चीज़ में ये शिक्षित करना होता है। ये स्वास्थ्य कार्यकर्ता का हर एक रोल हमेशा होता है। ठीक है, एजुकेशन देना, हेल्थ एजुकेशन देना ही स्वास्थ्य कार्यकर्ता का कार्य होता है। आठवें पॉइंट में देखिए, विसंक्रमण संबंधी जानकारी देना। विसंक्रमण संबंधी जानकारी देना, रोगियों के उपयोग में आने वाले वस्त्र, बिस्तर और अन्य सामग्री को कीटाणुनाशक घोल से साफ करके उपाय बताना ताकि संक्रमण का प्रसार ना हो सके। ठीक है, फिनाइल जैसे घाव का ब्लड गिर गया है तो उसको फिनाइल के माध्यम से या फिर डिटोल के माध्यम से, और भी कोई चीज़ें होती हैं उनके माध्यम से साफ करना होता है। ठीक है, तो आपने देखा भैया क्या क्या इसके 8 पॉइंट आपने देखा, किसके विषय में आप 8 पॉइंट देखे, कुष्ठ निवारण। ठीक है, कुष्ठ निवारण में स्वास्थ्य कार्यकर्ता की भूमिका, इसको 8 पॉइंट में आपने देख लिया। पहला पॉइंट ये है। ठीक है, समुदाय में कुष्ठ रोगियों की पहचान करना, कैसे पहचानेंगे, पहचानने के बाद क्या करेंगे, हॉस्पिटल, उपकेंद्र, स्वास्थ्य केंद्र भेजेंगे, दूसरा पॉइंट हो गया। तीसरे पॉइंट में हॉस्पिटल या उपकेंद्र या स्वास्थ्य केंद्र में इलाज के बाद, ठीक है, स्वास्थ्य केंद्र में भेजने के बाद बराबर निगरानी करना होता है, दवाओं का कोर्स वो पूरा कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ठीक है, या फिर दवा के दौरान कोई साइड इफ़ेक्ट तो नहीं हो रहा है। चौथे पॉइंट में इनके बर्तन को अलग कर देंगे आप। ठीक है,
5वें पॉइंट में आपने देखा कि संक्रामक रोगियों के स्वास्थ्य व्यक्तियों के संपर्क नहीं होना है, ठीक है। जो संक्रमित व्यक्ति हैं स्वस्थ व्यक्ति के साथ संपर्क में ना आए, बच्चों के साथ बिल्कुल भी नहीं आए। 7वें पॉइंट में आपने देखा परिवार को नियमित इलाज के लिए शिक्षित करना, एजुकेशन देना कि भैया ये बहुत खतरनाक बीमारी है, इसका इलाज करवाओ, पैसे की चिंता या फिर इस चीज़ की लापरवाही ना करें, इसके प्रति भी संक्रमण संबंधी जानकारी देना, ये सारा आपने देखा। अब हम नेक्स्ट टॉपिक जो है एड्स नियंत्रण कार्यक्रम में स्वास्थ्य कार्यकर्ता की भूमिका, ठीक है। एड्स नियंत्रण में स्वास्थ्य कार्यकर्ता की क्या भूमिका होती है? तो एड्स एक गंभीर स्थिति है जो HIV वायरस के संक्रमण के कारण होती है। HIV शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली को कमज़ोर कर देता है, जिससे शरीर विभिन्न संक्रमणों और बीमारियों के प्रति संवेदनशील हो जाता है। एड्स नियंत्रण कार्यक्रम के तहत स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं की निम्नलिखित भूमिका है, आपके दिमाग में बैठ जाना चाहिए। क्या क्या भूमिका है? पहला पॉइंट है समुदाय में HIV संक्रमण की पहचान करना। ये तो चलिए उसमें भी हमने देखा था, पहचान आपको करना है, ठीक है। पहचान में कैसे करेंगे भैया? लक्षण देखकर पहचान करेंगे। HIV के लक्षण और जोखिम कारकों के आधार पर संदिग्ध मामलों की पहचान करना, उचित प्रशिक्षण के लिए निर्देशित करना, समय पर प्रशिक्षण से संक्रमित व्यक्ति का जल्द इलाज शुरू किया जा सकता है और संक्रमण के प्रसार को रोका जा सकता है। तो ये पहला काम हो गया। दूसरा काम क्या है, क्या भूमिका है? दूसरा, रोगियों के इलाज की सुविधा सुनिश्चित करना। अब जो संक्रमित व्यक्ति को आपने पहचान लिया है तो इनको ART के लिए स्वास्थ्य केंद्रों या क्लिनिक में भेजना और यह सुनिश्चित करना कि वह नियमित रूप से दवाई लेते रहें, ठीक है। ART के द्वारा क्या होता है, रोगियों के वायरल लोड को कम किया जा सकता है और जीवन की गुणवत्ता में सुधार हो सकता है। अब तीसरा क्या भूमिका रहेगा? उच्च जोखिम वाली जनसंख्या की पहचान और उनका अलग करना। उच्च जोखिम वाली जनसंख्या की पहचान करना, उनको अलग करना। यौन कर्मियों, ड्रग उपयोगकर्ता और HIV संक्रमित गर्भवती महिलाओं जैसे उच्च जोखिम वाली आबादी के साथ काम करना। अब इन व्यक्तियों के साथ जागरूकता अभियान चलाना और उन्हें सुरक्षित जीवन शैली अपनाने के लिए प्रेरित करना, ठीक है। अब देखिए मीडिया प्रचार और लोगों की जानकारी देना, सामुदायिक स्तर पर एड्स के बारे में जागरूकता बढ़ाने के विभिन्न मीडिया चैनल के माध्यम से जानकारी प्रदान करना, सुरक्षित यौन संबंध, नशीली दवाओं के उपयोग और संक्रमित सुइयों के प्रयोग से बचाने के उपाय बताना, क्योंकि भैया संक्रमित ये सारी चीज़ें से एड्स फैलती है ना, ब्लड से ब्लड मिलता है। तो किसी भी व्यक्ति को अगर HIV है, उसका ब्लड आपके बॉडी के ब्लड से मिल गया तो भैया आप संक्रमित हो जाएंगे। यदि रोगी को HIV के कारण अन्य जटिलताएं उत्पन्न होती हैं, जैसे कि श्वसन संक्रमण या त्वचा की समस्याएं, तो स्वास्थ्य कार्यकर्ता उन्हें तत्काल उपयुक्त उपचार प्रदान करें। अब देखिए छठे पॉइंट इम्पॉर्टेंट है, HIV संक्रमित व्यक्तियों को सामाजिक बहिष्कार से बचाना। HIV से जुड़ी सामाजिक धारणाओं और कलंक को कम करने के लिए कार्य करना, ठीक है, ये जरूरी होता है। रोगियों को मानसिक और भावनात्मक सहायता प्रदान करना ताकि वो बीमारी के साथ जी सकें और सामाजिक जीवन में भाग ले सकें। 7वें पॉइंट में इन्होंने बताया समाज को शिक्षित और जागरूक करना, समुदाय को HIV एड्स की रोकथाम के बारे में शिक्षित करना, विशेष रूप से सुरक्षित यौन प्रथाओं के रक्तदान की सुरक्षा, स्वच्छ सुइयों के उपयोग के बारे में जानकारी देना। 8वें पॉइंट में देखिए युवा पीढ़ी संवेदनशील समूह के विशेष शिक्षा कार्यक्रमों का आयोजन करना। तो आपने देखा HIV, ठीक है, HIV को नियंत्रण करने में स्वास्थ्य कार्यकर्ता की क्या भूमिका है। एड्स नियंत्रण कार्यक्रम में स्वास्थ्य कार्यकर्ता की भूमिका क्या है, हमने इसको 7 पॉइंट में देख लिया। 1 समुदाय में HIV, 1 हो गया। ये 2 रोगियों के लिए इलाज की सुविधा, ये 3 हो गया। उच्च जोखिम वाली जनसंख्या, और ये चौथे पे मीडिया प्रसार, लोगों की जानकारी देखा। 5वें में हमने देखा एड्स जनित जटिलताओं का उपचार, और 6ठे में हमने देखा HIV संक्रमित व्यक्तियों को सामाजिक बहिष्कार से बचाना, और 7वें पॉइंट में हमने देखा समाज को शिक्षित और जागरूक करना। ये अब हम देखेंगे कि जो रोल ऑफ हेल्थ टीम, स्वास्थ्य टीम का कर्तव्य, इसके बारे में जानकारी देख लेते हैं कि भैया पहले आपको समझना होगा कि टीम का अर्थ क्या है।
टीम का अर्थ क्या है? तो भैया दो या दो से अधिक व्यक्तियों के समूह को टीम कहते हैं। क्या आप बोलोगे? दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक व्यक्ति के समूह को, ठीक है, व्यक्ति के समूह को टीम कहते हैं। ठीक है, दो या दो से अधिक व्यक्ति के समूह को टीम कहते हैं। अच्छा, टीम का उद्देश्य क्या होता है? टीम का उद्देश्य किसी कार्य को या किसी एम को लेकर जो संगठन बनता है दो या दो से अधिक व्यक्तियों को, वही टीम कहलाता है। ये आप ध्यान रखिए। अब इस टीम में हर एक का अलग अलग स्किल रहता है। कोई जैसे कि सपोज दैट एग्जाम्पल के रूप में मैं जैसे वीडियो शूट कर रहा हूँ, ठीक है, वीडियो शूट कर रहा हूँ, ठीक है, या फिर टीचिंग दे रहा हूँ, तो एडिटर का काम अलग रहेगा, ठीक है। एडिटिंग करने वाला, उसके अंदर अलग टैलेंट है एडिटिंग का है। टाइपिंग का अलग काम है, उसके अंदर अलग टैलेंट है, अलग स्किल है टाइपिंग का। और पढ़ाने वाला टीचर जो है, उसके अंदर अलग स्किल है पढ़ाने का, ठीक है। तो ये सारे तीनों लोगों का अलग अलग कार्य है, और तीनों लोग किस लिए काम कर रहे हैं एक टीम के रूप में, आप लोगों को अच्छे से अच्छा तैयारी करवाने के लिए, ताकि आप लोग का सिलेक्शन हो पाए। तो ये टीम का अर्थ हुआ, ये टीम का कार्य हुआ, जो आपको ये थियरी में सारा कुछ लिखा हुआ है। मैंने आपको समझा दिया। अब आप थियरी को पढ़ें या ना पढ़ें, कोई इसकी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब डायरेक्ट देखिए, स्वास्थ्य टीम के सदस्य क्या होता है। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर कितने सदस्य होते हैं स्वास्थ्य टीम के, उस चीज़ को देख लीजिए। मेडिकल ऑफिसर, ठीक है, इनका कार्य क्या होता है, ये चीज़ को देख लीजिए। जो मेडिकल ऑफिसर होते हैं, स्वास्थ्य टीम का प्रमुख होता है, जो स्वास्थ्य सेवाओं की दिशा में मार्गदर्शन करता है। क्लियर। जन स्वास्थ्य नर्स, इनकी क्या भूमिका होती है, तो आप इनकी भूमिका देख सकते हैं। अब देखिए, स्वास्थ्य सहायक, हेल्थ असिस्टेंट जो होते हैं, ये सहायता प्रदान करते हैं स्वास्थ्य संबंधी कार्यों में, ठीक है। अब देखिए, स्वास्थ्य कार्यकर्ता, फीमेल एंड मेल हेल्थ वर्कर, महिला पुरुष स्वास्थ्य कार्यकर्ता, जो सामुदायिक स्वास्थ्य सेवाओं का वितरण करते हैं। सबसे बढ़िया काम भैया यही लोग करते हैं, ये मेहनत वाला काम करते हैं। जितनी भी स्वास्थ्य सेवाएं होती हैं, ये जनता तक यही तो पहुंचाती हैं। एनम, अब देखिए, ग्राम स्वास्थ्य गाइड भी होती है, विलेज हेल्थ गाइड होती है। ये क्या काम करती हैं? ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य शिक्षा और सेवाओं को प्रसार में मदद करती है। अब कुछ दाइयाँ भी हैं, प्रसव के समय महिलाओं की सहायता करती हैं जो। और जिला स्तर पर हमने तो वो देख लिया, लेकिन जिला स्तर पर जो सदस्य हैं उनको देख लेते हैं, उनका काम क्या होता है। जिला स्तर पर जैसे मेडिकल सुपरिटेंडेंट, इनका काम है कि स्वास्थ्य सेवाओं को संचालन करता है ये अस्पताल के। अब देखिए, रेसिडेंट मेडिकल ऑफिसर, ये अस्पताल में चिकित्सा सेवाओं की देखरेख करता है। नर्सिंग सुपरिटेंडेंट, ये नर्सिंग स्टाफ का संचालन और प्रबंध करती हैं। सर्जन भैया ऑपरेशन, और फिजिशियन जान ही रहे हैं, समाज चिकित्सा का कार्य करता है। उप नर्सिंग सुपरिटेंडेंट नर्सिंग स्टाफ के सहायक होते हैं। रेडियोलॉजिस्ट, ये विशेषता होते हैं। नेत्र विशेषज्ञ, आप जान ही रहे हैं। अन्य जो भी चीज़ें हैं, ये सब देख सकते हैं स्टाफ में। फार्मासिस्ट को पता ही है, डाइटिशियन पता ही है, ये सारी चीज़ें हैं। लेबोरेटरी टेक्नीशियन, ये दो प्रयोगशाला वाला कार्य करते हैं स्वास्थ्य टीम के कार्य। अब हम देखिए, पीएससी स्तर पर चिकित्सा अधिकारी का कार्य, सॉरी, ये सारा कुछ अब बताना नहीं है, ठीक है। अब देखिए डिटेल में सारा कुछ यहाँ पे है, तो आप डिटेल में एक बार पढ़ लीजिए। जन स्वास्थ्य नर्स का कार्य क्या है, अच्छे से पढ़ लीजिए। जन स्वास्थ्य नर्स का कार्य समुदाय में स्वास्थ्य स्तर की पहचान करना, सामाजिक आर्थिक परिस्थितियों से संबंधित समस्याओं का समाधान ढूंढना। स्वास्थ्य नर्स दो स्तरों पर कार्य करती हैं, जिला स्तर और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र स्तर पर। जन स्वास्थ्य नर्स निम्नलिखित कार्य करती हैं। अरे भैया, कितना कार्य करेंगी ये। समुदाय में स्वास्थ्य समस्याओं की पहचान करना, स्वास्थ्य संबंधी योजनाओं को लागू करना। तो ये सारे कार्य हैं, आप देख लेना, ठीक है। ज़्यादा यहाँ पे समझाने की ज़रूरत नहीं है। अब देखिए, स्वास्थ्य सहायक का कार्य क्या होता है, ये आप देख लीजिए। स्वास्थ्य सहायक विभिन्न कार्यों का समन्वय करता है और समुदाय के लोगों की समस्याओं का निदान करता है। उसके कार्य में शामिल है, उसके कार्य में क्या क्या शामिल है, तो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है। परिवार के बीच स्वास्थ्य सेवाओं का वितरण करना, स्वास्थ्य सेवाओं का निदान करना, स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं को मार्गदर्शन और सहयोग करना। अब देखिए, स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं का कार्य क्या है। स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं का समुदाय में, ठीक है, समुदाय के स्वास्थ्य का एक महत्वपूर्ण स्तंभ होते हैं। समुदाय के सदस्यों के साथ निकटता से काम करते हैं और उनकी
समस्याओं को समाधान करते हैं, उनके कार्य में शामिल है क्या क्या। ये सारा हम कम्युनिटी के जो आपका समुदाय है, ठीक है, उसके बारे में कार्य देख रहे हैं। किसके? पीएससी पे। ये भैया पीएससी अभी ऊपर देखा ना आपने, ये यहाँ पे लिखा है प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पीएससी स्तर पर स्वास्थ्य टीम के कार्य, ठीक है। पीएससी स्तर पर स्वास्थ्य टीम के कार्य, तो उसी में हम देख रहे हैं, ठीक है, उसी में हम ये सारा चीज़ देख रहे हैं। क्लियर है? उसी में हम देख रहे हैं स्वास्थ्य कार्यकर्ता पीएससी पे क्या काम रहता है, ठीक है। यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं। और मैं तो यही बोलूँगा कि पीडीएफ कंटेंट बहुत तगड़ा है। वीडियो में जानबूझ के वो चीज़ें मैं नहीं बता सकता हूँ, क्योंकि वीडियो बनाऊँगा बहुत लंबी हो जाएगी, इसलिए जल्दी में सारी चीज़ें आपको दिखा रहा हूँ, आप खुद उसे देख लीजिए। अब यहाँ पे निष्कर्ष देखिए, स्वास्थ्य टीम को पीएससी स्तर पर जो कार्य रहता है उसके बारे में निष्कर्ष में दिया है। स्वास्थ्य टीम का कार्य विभिन्न सदस्यों के सहयोग और विशेषता पर निर्भर करता है। सभी सदस्य मिलकर समुदाय के लोगों को उत्तम स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध होते हैं। इसके लिए सभी सदस्यों के बीच समन्वय, सहयोग और निरंतर संवाद आवश्यक है, ताकि स्वास्थ्य सेवाओं को और अधिक प्रभावी और सुलभ बनाया जा सके। यह सुनिश्चित करता है कि समुदाय में स्वस्थ जीवन शैली को बढ़ावा दिया जाए और सभी व्यक्तियों की स्वास्थ्य संबंधी अवस्थाओं को ध्यान रखा जाए। अब देखिए, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पीएससी में चिकित्सा अधिकारी का प्राथमिक कार्य निम्नलिखित में कौन से। अब आप एमसीक्यू बना लेते हैं फटाफट। अभी आप तक जो थियरी आपने देखा है उसका एमसीक्यू बनाना है। यहाँ पे पहला ऑप्शन दे रखा है ए, चिकित्सा अधिकारी मुख्य रूप से प्रशासनिक कार्यों पर ध्यान केंद्रित करता है, पीएससी के वित्तीय पहलुओं को निरीक्षण करता है, बिना रोगियों की देखभाल में सीधे शामिल हुए, ठीक है। ये होगा कि बी वाला सही होगा। और बी वाला ऑप्शन क्या है? बी वाला ऑप्शन देख सकते हो, चिकित्सा अधिकारी स्वास्थ्य टीम को नेतृत्व करने के विभिन्न कार्यकर्ताओं के साथ समन्वय करने के क्षेत्र में। एक सेकंड, इसको हम जूम आउट कर लें तब अच्छे से आपको, ये जूम आउट नहीं होगा, ठीक है, इतना ही होगा। तो बी वाला ऑप्शन पढ़ लो आप, और सी वाला भी पढ़ लो आप। सी वाला में क्या दे रखा है, ठीक है, सी वाला भी पढ़ लो, डी वाला भी पढ़ लीजिए, उस पर क्या करेक्ट हो। ये प्रश्न को ध्यान से पढ़िए। प्रश्न में पूछा क्या है, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पीएससी में चिकित्सा अधिकारी का प्राथमिक कार्य निम्नलिखित में कौन सा है। अब आइए, ऑप्शन नंबर ए देखिए क्या सही है। चिकित्सा अधिकारी मुख्य रूप से प्रशासनिक कार्यों पर ध्यान केंद्रित करता है, पीएससी के वित्तीय पहलुओं का निरीक्षण करता है, बिना रोगियों की देखभाल में सीधे शामिल हुए। ये आपका गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी देखिए, ठीक है, किसी चिकित्सा अधिकारी स्वास्थ्य टीम का नेतृत्व करने के विभिन्न स्वास्थ्यकर्ताओं के साथ समन्वय करने के क्षेत्र में स्वास्थ्य स्थितियों का नियमित निरीक्षण करने और स्वास्थ्य चुनौतियों को समाधान करने के लिए प्रभावी बैठकों और रणनीतियों के माध्यम से जिम्मेदार होता है। हाँ जी, बी वाला करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, बी वाला करेक्ट हो जाएगा। बाकी सी वाला भी गलत है, अधिकारी और डी वाला भी गलत है। आपको हम डायरेक्ट आंसर बता दें, ये आपकी व्याख्या है। व्याख्या का स्क्रीनशॉट लेके या पढ़ सकते हो आप। चिकित्सा यहाँ पे पढ़ सकते हो, चिकित्सा अधिकारी पीएससी में स्वास्थ्य टीम का नेता होता है, जिसकी जिम्मेदारी स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं के साथ संचार बनाए, क्षेत्र का निरीक्षण करना और स्वास्थ्य टीम के सामने आने वाली कठिनाइयों को हल करने के लिए बैठक आयोजित करना शामिल है। यह प्रभावी स्वास्थ्य सेवाओं के लिए महत्वपूर्ण है, यह सुनिश्चित करते हुए कि सभी सदस्य एक समान उद्देश्य की ओर कार्य कर रहे हैं, ठीक है। ये चिकित्सा अधिकारी का पीएससी में काम होता है। क्लियर। प्रश्न नंबर सेकंड देखना है। प्रश्न नंबर सेकंड बोला जा रहा है कि भैया सामुदायिक स्वास्थ्य के संदर्भ में जन स्वास्थ्य नर्स की क्या भूमिका होती है। ऑप्शन दे रखा है, आप चारों ऑप्शन पढ़िए। पहला ऑप्शन है क्या, जन स्वास्थ्य नर्स केवल अस्पतालों और क्लिनिक में सीधे रोगी देखभाल प्रदान करने पर ध्यान केंद्रित करती हैं, बिना सामुदायिक स्वास्थ्य शिक्षा में शामिल हुए। या फिर बी वाला ऑप्शन पढ़िए, जन स्वास्थ्य नर्स सामुदायिक स्वास्थ्य स्तर की पहचान करती हैं, सामाजिक स्तर और आर्थिक कार्यों का मूल्यांकन करती हैं, या फिर स्वास्थ्य योजना में मार्गदर्शन करती हैं, पीएससी तथा जिला स्तर पर स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं को प्रभावी ढंग से लागू करती हैं। इतना बड़ा बड़ा ऑप्शन आप भी सोच रहे होंगे कि कहाँ से लाए हैं सर। जन स्वास्थ्य नर्स प्रयोगशाला परीक्षण और सामुदायिक स्वास्थ्य मुद्दों पर शोध करती हैं, अन्य स्वास्थ्य टीम के सदस्यों से स्वतंत्र रूप से काम करती हैं, ताकि स्वास्थ्य प्रयुक्तों पर विस्तृत रिपोर्ट प्रदान की जा सके। ये सही है या फिर डी सही है। डी भी देख लीजिए, पढ़ लीजिए।
जन स्वास्थ्य नर्स टीकाकरण और दवाइयों को प्रशासन करती है, टीकाकरण तो नहीं करती हैं, ये तो गलत हो जाएगा। डी वाला हम ऐसे ही गलत कर दिए। अब देखिए ऑप्शन नंबर ए पढ़िए। जन स्वास्थ्य नर्स केवल अस्पतालों, केवल वर्ड आ गया है, हम बोले थे केवल जिसमें है उसको आपको गलत कर देना है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी देखिए, जन स्वास्थ्य नर्स सामुदायिक स्वास्थ्य व्यवस्था की पहचान, हाँ बी वाला आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। बी वाला राइट हो जाएगा, ज़्यादा कुछ सोचना नहीं है। और यहाँ पे इनका कार्य आप व्याख्या में देख सकते हो। जन स्वास्थ्य नर्स सामुदायिक स्तर पर की पहचान करती है, ये सारा आप पढ़ सकते हो, व्याख्या भी पढ़ सकते हो। व्याख्या यहाँ पे लिखा है, व्याख्या भी पढ़ सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, स्वास्थ्य टीम की संरचना के अनुसार स्वास्थ्य सहायकों की प्राथमिक जिम्मेदारी क्या है? अब बताइए, स्वास्थ्य सहायक की प्राथमिक जिम्मेदारी क्या है? आपको ऑप्शंस पढ़ना है, आंसर बताना है। ऑप्शन नंबर ए, स्वास्थ्य सहायक मुख्य रूप से स्वास्थ्य प्रणाली के प्रशासनिक कार्यों के लिए जिम्मेदार होते हैं और रोगियों और सामुदायिक सदस्यों के साथ सीमित संपर्क में होते हैं। बताइए क्या करेक्ट हो जाएगा। कॉपी में आपको पहले प्रश्न लिखना है, उसके बाद ऑप्शंस को आपको देखना है। चलिए हम इसमें आपकी हेल्प भी कर देते हैं। चलिए हम ऑप्शन नंबर ए बोल देते हैं, ये गलत है। अब बताइए आगे आप कौन सा ऑप्शन सही है। स्वास्थ्य सहायक अस्पताल सेटिंग में सीधे रोगी देखभाल पर ध्यान केंद्रित करते हैं और समुदाय, ये भी गलत है। अब आप बताओ, हम भी गलत कर दिया। अब आपको सी और डी में बताना है कौन सा सही है, सी और डी में। उम्मीद करते हैं आप आंसर को बता दिए होंगे, ठीक है। अब हम बताते हैं कौन सा सही होगा, ठीक है। उत्तर सी आपका सही है, ठीक है। उत्तर सी सही है। क्यों सही है? स्वास्थ्य सहायक स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं को मार्गदर्शन प्रदान करने में सामुदायिक स्वास्थ्य, आप देख सकते हो ये उत्तर सी। और ये व्याख्या, थोड़ा तबीयत 2-3 दिन से डिस्टर्ब है, इसलिए हम मन लगा के पढ़ा नहीं पा रहे हैं, ठीक है। लेकिन आपकी कंटिन्यूटी बनी रहे इसलिए क्लास को रेगुलर ले रहे हैं। बाकी अब हम अब मुझे नहीं लगता है कि मैं आगे क्लास यहाँ पे दे पाऊँगा, वीडियो लंबी हो गई है ऑलरेडी। तो अब मैं बस यहीं एंड करता हूँ, बाकी जो भी अब बच्चे हैं अगले पार्ट में कवर कर देंगे, ठीक है। उम्मीद करते हैं चीज़ें आप समझ रहे होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। देखिए PDF ये भी अभी बहुत लंबी है PDF, बहुत सारा पेज है, इसमें बहुत चीज़ें बताने हैं। कुल मिलाकर 4-5 पार्ट में आएंगे, ठीक है। और ये जितना मैं कंटेंट दे रहा हूँ ना, इतना आप पढ़ लोगे तो बहुत ही आराम से इससे प्रश्न बना लेंगे, ठीक है। बहुत सारा है इसमें, बहुत, अभी मैं क्या ही बताऊँ, ठीक है। ये तो एक दूसरा PDF है, इसके बाद एक PDF और है इसी का। देखिए रेगुलरिटी बनी रहे इसलिए मैं क्लास ले रहा था, नहीं तो आज की डेट में क्लास ना होती आपकी, ठीक है। स्वास्थ्य हेल्थ ठीक ना होने के कारण फिर भी मैंने प्रयास किया है आपको कुछ ना कुछ वीडियो में बता ही दें। उम्मीद करते हैं आप समझ रहे होंगे, ठीक है। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।